नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गाइड 360 के चैनल में। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो प्रैक्टिस की परिप्रेक्ष्य में देखें, चाहे आप जुडिशियल एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी और लीगल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयार कर रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में देखें, या आप लॉ स्टूडेंट हैं, लॉ कर रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में देखें। सारे ही रेफरेंसेस की अगर मैं बात करूँ, किसी भी संदर्भ में अगर आप देखें, किसी भी रेफरेंसेस में अगर हम बात करें, तो आज का जो टॉपिक है आपके लिए बहुत जो लॉ की जानकारी रखना चाहते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे, उस टॉपिक का नाम है कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। मतलब समनीय और गैर समनीय अपराध क्या, तो इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट ये अत्यधिक इसलिए और भी हो जाता है क्योंकि लॉ में कहीं भी कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है, यानी समनीय समनीय अपराध क्या होता है और गैर समनीय अपराध क्या होता है, कहीं भी नहीं दिया गया। तो फिर इसकी डेफिनेशंस, परिभाषा हम कैसे निकालेंगे? तो इन सारी चीजों का जवाब आज की इस लेक्चर के अंदर मैं दूंगा। डेफिनेशन अगर निकल आई तो फिर हम ये भी निकालेंगे, समनीय अगर है समनीय अपराध है तो समनीय शमन कौन कर सकता है, मतलब कंपाउंडेबल कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कोर्ट का कितनी डिस्क्रिप्शन पावर है इस इन चीजों को के मामले में, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के। आए दिन आपने ऐसा सुना होगा कोर्ट में कि ये तो कंपाउंड हो जाएगा, हमने तो बाहर ही समझौता कर लिया है। तो क्या किसी भी ऑफेंस के मामले में आप बाहर समझौता कर सकते हो? क्या कोई भी व्यक्ति समझौता करके कोर्ट में जाके ये केस खत्म करा सकता है? हाईकोर्ट को क्या क्या पावर है? क्या हाईकोर्ट कंपाउंड कर सकता है? क्या एमएम कोर्ट या जेएमएफसी कोर्ट ही कंपाउंड करेंगे? क्या सेशन कोर्ट कंपाउंड नहीं कर सकता? इन सारे जवाबों के जो आपके क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं दूंगा इस वीडियो में। तो टॉपिक जो है हमारा वो है कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। तो पहली चीज जो मैंने आपको बतानी थी वो ये बताई थी कि ये जुडिशियल एस्पेक्ट से देखें आप अगर, तब भी इंपॉर्टेंट है। तो बगैर किसी देरी के एक एक क्वेश्चंस का आपको जवाब देते हैं और समझाते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो बात करें हम समनीय और गैर समनीय अपराध। ये रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास हिंदी वालों की कि सर आप हिंदी में भी बोल दिया करें, तो मैंने कोशिश की है आपको बताने की। कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहली चीज जो हमने आपको बताई थी कि जो ये टर्म है, ये जो शब्द है कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल आर नॉट डिफाइंड इन दी कोड। कोड मतलब क्या? जो हमारा सीआरपीसी है या और कोई कोड है, उसमें इसको डिफाइन नहीं करा गया। ठीक है, ये चीज तो पहली होगी। मतलब सीआरपीसी और बीएनएसएस दोनों के अंदर जो कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इनको डिफाइन नहीं किया गया। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया आपका कि अगर कोई पूछे क्या कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कहीं डिफाइन है सीआरपीसी या बीएनएसएस के अंतर्गत, तो बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है। हाँ, ये बात जरूर बताई गई है कि कौन से ऑफेंस का कंपाउंडेबल हो सकता है, कौन से ऑफेंस का कंपाउंडेबल नहीं हो सकता है। ये चीज हमें देखने को मिलती है। अगर सीआरपीसी की बात करें तो सेक्शंस कौन सी है वो 320, और अगर बीएनएस के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वो सेक्शन हमारी है 359 यानी 359, और ये 320 320। सीआरपीसी के परिप्रेक्ष्य में अगर आपको देखना है तो 320 और बीएनएसएस के परिप्रेक्ष्य में 359 359। अब डिफाइन नहीं है तो हम इनकी डेफिनेशन कैसे निकालेंगे भाई? हमें कैसे पता चलेगा कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या है? तो इस चीज का जवाब मैं आपको विद एग्जांपल इसी लेक्चर में, जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो चीज आपको यहाँ पर इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
अब जो ये लेक्चर है उसको समझ नहीं पाए, कराऊंगा इसी लेक्चर के अंदर ही, पर मैं डेफिनेशन आपको एक शॉर्ट बना के दूंगा प्रॉपर, जिसमें आपसे कभी पूछा जाए कि कंपाउंडेबल ऑफेंस मींस क्या, तो आप बता दो कि कंपाउंडेबल ऑफेंस मींस ये, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस मींस ये। जनरली द ऑफेंस आर कंसीडर एज रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी लॉज। तो अगर हम सामान्यतः बात करें ना, तो जो ऑफेंसेस होते हैं ना, वो अगेंस्ट दी बहुत बड़े लेवल पे सोसाइटी के बड़े उस लेवल पे नुकसान को होता है, तो ये अगेंस्ट दी सोसाइटी लार्ज होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं दस दे कैन नॉट बी कंपाउंडेड बाय दी पार्टी। इसीलिए वो समनीय नहीं हो सकते पार्टियों के द्वारा। जनरली सामान्यतः जो हम बात कर रहे हैं वो, क्योंकि डेफिनेशन तो कहीं है नहीं, तो जनरली जो होते हैं वो सोसाइटी के लार्ज होते हैं, तो इसलिए वो पार्टी के द्वारा कंपाउंड नहीं हो पाते हैं। जबकि हाउएवर देयर आर सर्टेन लेस सीरियस ऑफेंसेस which are made compoundable under section 359 of BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ऐसे ही पढ़ना है आपको। और सीआरपीसी की बात करें तो 320 ऑफ सीआरपीसी। जबकि जनरली तो ये सोसाइटी के अगेंस्ट होते हैं, तो इनमें कंपाउंड होना पॉसिबल नहीं है पार्टियों के बीच, पर कुछ ऑफेंस हैं जो लेस सीरियस होते हैं। मतलब जैसे कि थप्पड़ मार दिया किसी को, गाली गलौज दे दी, ठीक है, धक्का मार दिया किसी को, और इस तरह के जो लेस सीरियस ऑफेंस होते हैं, पिटी केस होते हैं, उस तरह के कुछ केसेस हैं जिनको कंपाउंडेबल बनाया है लॉ। डेफिनेशन नहीं दी, पर ये बता दें कि इन एन ऑफेंसेस का कंपाउंड हो सकता है, मतलब इन एन ऑफेंस को में आप कंपाउंडेबल कर सकते हो। और वो कहां बताया है, वो सेक्शन 359 बीएनएसएस के परिप्रेक्ष्य में याद रखना है। तो 320 अब कितना हो गया, 359। तो अगर आपसे पूछे कि क्या किसी अपराध का कंपाउंडेबल किया जा सकता है, तो किया जा सकता है। कौन से अपराध का कंपाउंडेबल किया जा सकता है? जो 320 सीआरपीसी में और 359 बीएनएसएस की टेबल के अंदर दिए गए हो, उन ऑफेंसेस का आप कंपाउंडेबल कर सकते हो। इसके अलावा किसी और ऑफेंस का कंपाउंडेबल नहीं किया। अब जो कंपाउंडेबल करोगे उसमें भी कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको कि वहां पे जज को कितनी पावर है, आपको कितनी पावर है, कि एक्यूज का क्या रोल है कोर्ट के अंदर, क्या वो भी कंपाउंडेबल के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है या विक्टिम लगाएगा एप्लीकेशन कंपाउंडेबल के लिए कोर्ट में, किस स्टेज में आप लगा सकते हो, कौन सी कोर्ट में लगाओगे, ये सारे क्वेश्चंस की मैं एक एक करके जवाब दूंगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, एक जो सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं आपको डेफिनेशंस, तो कंपाउंडेबल यही बता देता हूँ, वैसे मैं थोड़ा और आगे बता दूं। तो कंपाउंडेबल ऑफेंस आप समनीय अपराध ऐसे समझो कि जो सीआरपीसी के अगर परिप्रेक्ष्य में अगर मैं समनीय अपराध की आपको परिभाषा दूं, तो जो 320 सीआरपीसी के जो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के जो कॉलम हैं, उनमें जो ऑफेंस दिए गए हैं वो तो आपके कंपाउंडेबल ऑफेंस कहलाएंगे। इसके अलावा जो भी हैं वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। अब आप ये कहोगे सर ये क्या बात है, तो मैं इसका लॉजिक दूं। लॉ जो है वो लिखा ही ऐसे ही जाता है, और हमने जो इस तरह से जो आपको समझाया उसका रीजन ऐसे ही नहीं कि हमने ऐसे ही बोल दिया। आप एक बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन देखो, बेलेबल ऑफेंस की, उसमें ये लिखा है बेलेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस विच इज मेड means an offense which is shown as bailable in the first schedule of the code। उस कोड का जो सीआरपीसी के सबसे लास्ट में जाओगे उसमें फर्स्ट शेड्यूल दिया है, और उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि अगर उसमें ये दिखाया गया है, उसमें शोन कराया गया है कि बेलेबल ऑफेंस है, तो वो बेलेबल है। दूसरी बात जो कही गई है उसमें, और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, मतलब कोई और लॉ के जरिए उस ऑफेंस को बेलेबल बना दिया गया हो और वो लागू हो, तो उसे भी हम बेलेबल करें। अब वहीं पे बात आई कि फिर नॉन बेलेबल क्या है, तो लॉ ने वहीं पे कह दिया कि नॉन बेलेबल ऑफेंस मींस एनी अदर ऑफेंस। ये तो बेलेबल हो गया, तो बेलेबल तो बता दिया, इसके अलावा जो भी है ना वो नॉन बेलेबल। तो वही मैंने यहाँ बताया कि कंपाउंडेबल क्या है, जो 320 सीआरपीसी के परिप्रेक्ष्य में और बीएनएसएस के परिप्रेक्ष्य में 359 के अंदर जो टेबल 2 दी हुई है सबसेक्शन 1 और 2 के अंदर, उन टेबल के अंदर जो ऑफेंसेस दिए गए हैं वो तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में आते हैं, तो हम कहेंगे कि वो
उन्हीं को हम कहेंगे कि वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, और इसके अलावा जो भी है वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। आपकी सरल सी डेफिनेशन निकल के यहाँ आ गई। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अब एक मैं चार्ट बना देता हूँ आपको कि ऑफेंस जो कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल के रेफरेंसेस में जो ऑफेंसेस की बात करें तो ऑफेंस की दो कैटेगरी होती है, एक तो चली जाती है आपकी कंपाउंडेबल की तरफ और एक चली जाती है नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल क्या है वो मैंने डेफिनेशन आपको ऑलरेडी बताई थी, नॉन कंपाउंडेबल की डेफिनेशन क्या होता है। अब कंपाउंडेबल में भी ना दो कैटेगरी हो सकती है, यहाँ से दो कैटेगरी होती है। एक तो होती है कि ऐसे ऑफेंस जो विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट आप कंपाउंड कर सकते, मतलब इसमें आपको कंपाउंड करने के लिए परमिशन नहीं लेनी है कोर्ट की। दूसरा जो है कैटेगरी वो है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, मतलब इसमें आप अगर समझौता कंपाउंड करना भी चाहो तो उसके लिए कोर्ट की परमिशन प्रायर होगी। इस चीज को बड़ा उससे समझना, इसका मतलब ये मत समझना कि दोनों केसेस में कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या कोर्ट की जरूरत दोनों में पड़ेगी, पर इस वाले मैटर में तो आप कोर्ट से बगैर पूछे ही बाहर समझौता करके ला सकते हो। पर ये वाली जो कैटेगरी जो दूसरी बताई, यहाँ पे आप बाहर वाला कुछ करके ले आ रहे हो ना, तो कोर्ट बड़ा क्लियर कह देगा कि जी हमसे तो कोई परमिशन आपने ऑब्टेन की नहीं, तो आपने ये समझौता कर कैसे लिया। सिंपल सी बताएं, यहाँ पे जज की डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे जज की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। विदाउट दी परमिशन मींस वो पार्टी अगर एग्री हो गई है देन नो प्रॉब्लम। यहाँ ये पार्टी भी एग्री हो गई है फिर भी विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट मींस डिस्क्रिप्शन है, जैसा आपकी पावर है, तो ये आपको याद रखना। ठीक, तो एक क्वेश्चन यही कि क्या कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में, सारे ऑफेंसेस में कहीं पे भी जज की डिस्क्रिप्शन पावर है तो वो है। आई होप यहां तक आपको समझ में आई होगी ये बात। अब हम बात करते हैं एलेबोरेट करके कि कौन से ऑफेंसेस हैं, कैसे पता लगेगा कि जिनमें कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो ऑफेंस मेंशंस हैं सेक्शन 359 किसके परपेक्ष में, बीएनएसएस के परपेक्ष में सबसेक्शन 1, और सीआरपीसी के परपेक्ष में बात करें तो 320 सबसेक्शन 1, रीड विद टेबल 1 आर मेड कंपाउंडेबल विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो कौन से ऐसे अपराध हैं जिन मामलों में कोर्ट की परमिशन नहीं चाहिए हमें समझौता करने के लिए, वो मामले कौन से हैं। अगर सीआरपीसी के परिप्रेक्ष्य में कहें तो 320 के सबसेक्शन 1 की टेबल 1 जो है उसके अंदर जो ऑफेंस मेंशन दिए गए हैं, जो अपराध लिखे गए, और बीएनएस में 359 की सबसेक्शन 1 के अंदर जो अपराध दिए गए हैं, ऐसे अपराध के मामले में आपको कोर्ट से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं। मैं एग्जांपल भी समझाऊंगा, एक एक चीज मैंने की हुई आपके लिए, घबराने की जरूरत नहीं है। तो एक चीज तो ये आई कि भाई साहब कौन से ऑफेंस में जज साहब की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, तो टेबल 1 के अंदर जो ऑफेंस दिए गए हैं, अगर सीआरपीसी का परिप्रेक्ष्य की बात करें तो 320 एक, और अगर बीएनएसएस की बात करें तो 359 1 में परमिशन की आवश्यकता नहीं है, मींस जज साहब की डिस्क्रिप्शन पावर नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई साहब कौन कोर्ट के अंदर अप्रोच करेगा, कौन एप्लीकेशन लगाएगा कंपाउंड करने के लिए, क्या अपराध जो अपराधी है क्या वो अप्रोच कर सकता है कोर्ट को, तो लॉ तो परमिट नहीं करता। तो लॉ तो बड़ा क्लियर कहता है, द एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस इज फाइल्ड बाय द पर्सन मेंशन इन कॉलम 3 ऑफ द टेबल। अब टेबल ये आप जरूर देख लो, मैं अभी आगे टेबल ये बनाई भी है और एक एक ऑफेंस एग्जांपल के साथ समझाई है मैंने। तो 320 अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो बीआरएफ खोल के टेबल 1 आप जाके देखो, 359 अगर नया लॉ है उसके 1 में जाके आप टेबल देखो, उसका जो कॉलम नंबर इसमें 3 दिए कॉलम, एक में तो ये बताया कि ऑफेंस और उसकी ये सेक्शन, और तीसरे में बताया कि कौन इसमें कंपाउंड कर सकता है। तो कॉलम 3 में वो व्यक्ति है जिससे पूछ के आप अपराध को कंपाउंड कर सकते हो। तो एप्लीकेशन कौन लगाए, तो ये तो वो विक्टिम लगाएगा जिसे लॉस हुआ है, जैसे इंजरी हुई है, या तो कंप्लेनेंट या विक्टिम। जो कॉलम 3 के अंदर लिखा है ना वही एप्लीकेशन फाइल करेगा, और कॉलम 3 में एक्यूज कहीं नहीं लिखा। ये बात समझ लो आप अच्छे से। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ समझ में आ गया, ये जो मैं बता रहा हूँ ना मैं बेशक नहीं बोल पा रहा हूँ कि प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर प्री के लिए क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। बहुत हायर लेवल के एग्जाम्स जो हैं जुडिशरी के, हायर लेवल पे क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही निकलते हैं, और ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ।
इसमें मेरी बहुत मेहनत होती है, बहुत रिसर्च होती है, तब ऐसे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन से मामले हैं, दूसरा क्वेश्चन जो हम उठा रहे हैं कि कौन से मामले हैं जिनमें जज साहब की परमिशन लेनी पड़ेगी आपको समझौता करने के लिए। तो इसी अगर सीआरपीसी के परिप्रेक्ष्य में कहें तो 320 सबसेक्शन 2 की टेबल 2 देखो आप, अगर बीएनएस खोल रखा है तो वहां पहुंच जाओ। और अगर नया एक्ट आपने ले रखा है तो बीएनएसएस का 359 सबसेक्शन 2 359 का सबसेक्शन 2 देख लो आप। तो वहां पे विद द परमिशन ऑफ कोर्ट होगा, वहां पे जो भी ऑफेंस मेंशन है टेबल 2 के अंदर, उनमें सब ऑफेंसेस के अंदर कोर्ट की परमिशन रिक्वायर है, इट मींस डिस्कशन पावर है। अब इससे एक चीज निकल के आती है कि जो टेबल 1 में 320 सीआरपीसी और 359 1 बीएनएसएस और उसकी होगी टेबल 1, और 359 2 322 सीआरपीसी की टेबल 2 में जो ऑफेंसेस हैं, तो 1 के लिए तो परमिशन रिक्वायर नहीं है, 2 के लिए परमिशन रिक्वायर है। ये एक अंतर है। अब परमिशन रिक्वायर नहीं है, इट मींस क्या मतलब निकल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि लोग करते क्या है कि कंपाउंड बोले कि ये ऑफेंस तो कंपाउंडेबल है, क्योंकि टेबल 1 या 2 में से कहीं ना कहीं वो अगर है तो देख लेते हैं कि हाँ कंपाउंडेबल है, टेबल 1 या 2 में गिर रहा है। तो जो टेबल 1 में गिर रहा है ना, उस ऑफेंस के लिए तो आपको जैसे आपको बताना भी नहीं है कि इसमें हम समझौता कर रहे हैं। आप बाहर जाके एमओयू बना के ले आओ और कोर्ट में दे दो। तो जैसा आप जो पर्टिकुलर जो सामने वाला व्यक्ति है उससे या तो एप्लीकेशन फाइल करवा लेंगे जो उसमें विक्टिम है, कंप्लेनेंट है, या जनरली कोर्ट में क्या होता है मैं आपको बता दूं, कोर्ट में क्या होता है उसकी जो कंप्लेनेंट होता है, उस जो थर्ड कॉलम में लिखा होता है व्यक्ति, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा ली जाती है और उस बिहाफ पे वो कंपाउंड कर दिया जाता है। या कोई जैसा आप जो है वो कई बार बोल देते हैं कि जी एप्लीकेशन लगवा दो इनकी तरफ से, तो कंप्लेनेंट की तरफ से एप्लीकेशन लगा दी जाती है। कई बार जब ओरल रिक्वेस्ट पे ही मान जाते हैं, वो बोल देता है हाँ जी हम कंपाउंड करने के तैयार हैं और हमें जो हमारा जो इन्होंने वापस कर दिया है जो हमारी चोरी हुई थी जो भी सामान, तो जैसे आप एक सेपरेट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा लेते हैं और ऑफेंस को कंपाउंड कर देते हैं। ये तरीकों के ऊपर दूसरा वाली जो कैटेगरी है 359 2 बीएनएसएस और 320 सबसेक्शन 2 जो सीआरपीसी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, तो इसमें भाई साहब अगर आप बाहर से कोई समझौता करके आ भी गए ना और कोर्ट को मेंशन कर रहे हैं, तो कोर्ट अगर चाहे तो क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि आपने परमिशन ली थी क्या ये करने की। और पहले वाला जो मैंने केस बताया उसमें नहीं कहेगा कि आपने परमिशन ली थी या नहीं ली थी। पर इस वाले जो टेबल 2 वाले में जो ऑफेंसेस हैं इससे रिलेटेड, इसमें जज साहब चाहे तो आपको क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या आपने परमिशन ऑब्टेन की थी मुझसे, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट वर्ड यूज हुआ है, इट मींस वो परमिशन है वो रिक्वायर है, वो लेनी पड़ेगी, इसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। अब ये है कि कॉलम 2 के अंदर जहां परमिशन लेनी है, क्या उन मामलों में एप्लीकेशन कौन लगाएगा, क्या इनमें कुछ चेंज है पहले वाले से। तो मैं बता दूं यहां पर भी एप्लीकेशन वही लगाएगा जो कॉलम 3 में लिखा हुआ व्यक्ति है टेबल 2 के, मींस 320 सबसेक्शन 2 सीआरपीसी, 359 2 बीएनएसएस की जो के अंदर जो ऑफेंस है टेबल 2 के अंदर, जो कॉलम 1 और 2 के अंदर जो ऑफेंस दिए गए हैं, उन ऑफेंस के रिगार्डिंग अगर एप्लीकेशन कोर्ट में लगानी है कंपाउंडिंग के लिए, ऑफेंस को कंपाउंड कराने के लिए, तो कौन लगाएगा, तो वही लगाएगा जो कॉलम 3 में जिसका नाम लिखा हुआ है। 3 में किसके नाम लिखे हैं, विक्टिम के, ठीक है, कंप्लेनेंट के। तो आप ऐसे यहाँ पे समझो कि कॉलम 3 में जिसका नाम लिखा है, आप देखो देखना चाहो तो जाके अभी टेबल में देख लो, कोई भी एक ऑफेंस उठा के देख लो, चीटिंग उठा लो या डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टॉलन प्रॉपर्टी उठा लो या कुछ और उठा लो, हर्ट उठा लो। तो इन सारी चीजों में आप देखोगे कि टेबल 3 में कौन लिखा है, हर्ट के मामले में जिसको हर्ट हुआ है वो एप्लीकेशन लगाएगा, तो वहां लिखा है पर्टिकुलर कि कैसे ये ऑफेंस कंपाउंड होगा। तो यहां जैसा आपकी डिस्कशन है। तीसरी बात जो मैंने लिखी है, जो मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी बता दी, एक्सेप्ट दोज मेंशन अंडर सेक्शन 359 1 एंड 2 और 320 1 एंड 2, तो 320 1 और 2 सीआरपीसी का हो गया और 359 1 और 2 हो गया बीएनएसएस का। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं
और ना करूं एक आध बार रिपीट तो आप समझ जाना कि ये 359 जो मैंने ग्रीन से लिखा है समझ लो नए लॉ की है। ऑल दी अदर ऑफेंसेस आर नॉन कंपाउंडेबल। अब यहां से जो डेफिनेशन हमारी जो एग्जैक्ट जो मैं कह रहा था आपको डेफिनेशन बताने की, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कंपाउंडेबल ऑफेंस जो टेबल 1 और 2 के अंदर दिए गए हैं 320 1 और 2 सीआरपीसी की बात करें, और अगर बीएनएसएस की बात करें तो 359 1 और 2 के अंदर जो टेबल दी गई है 1 और 2 उसके अंदर जो ऑफेंसेस है वो तो कंपाउंडेबल है, और उसके अलावा जो भी है वो नॉन कंपाउंडेबल है। और ऐसा क्यों है वो मैंने बे लेवल की डेफिनेशन से बता दी कि बे लेवल में भी क्या लिखा था कि जो ऑफेंस फर्स्ट शेड्यूल के अंदर अगर दिखाए गए हैं बे लेवल वो बे लेवल है, और वो ऑफेंस जिनको किसी एनी अदर लॉ ने बे लेवल बनाया फॉर द टाइमिंग इन फोर्स तो वो भी बे लेवल है, और इसके अलावा जो भी है वो नॉन बे लेवल है। तो बेसिक डेफिनेशन यहाँ निकलती कि ये सेक्शन के अंदर इस टेबल के अंदर जो ऑफेंस दिए गए हैं जो मेंशन किए गए हैं वो तो कंपाउंडेबल है, वो तो समनीय है, इसके अलावा जो भी ऑफेंस है वो गैर समनीय है यानी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कितनी सरल सी डेफिनेशन निकल के आई आपके सामने। अब यहाँ पे मीन्स में आपसे कई बार इनमें अंतर पूछ लिया जाता है, डिस्टिंग्विश्ड या डिफरेंस बिटवीन कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, क्या अंतर है इन दोनों के बीच समनीय और गैर समनीय अपराध के। तो ये जुडिशरी में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। ये जो टॉपिक है ये पूरे ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसमें कोई भी चीज छोड़ी नहीं है, कोशिश करिए कि सारी चीजें आपको मिल जाए। तो इनमें बेसिक अंतर क्या है वो मैंने यहाँ लिख दी है, और वही हम पढ़ लेते हैं, और कभी एग्जाम में पूछा जाए तो आप यही लिख के आ जाइए। दे आर क्लासिफाइड अंडर सेक्शन 359 320 ऑफ बीएनएसएस और सीआरपीसी, 320 सीआरपीसी का और 359 बीएनएस। तो जो समनीय अपराध हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस हैं, जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं वो कहाँ डिफाइन है क्लासिफाइड करे गए हैं, तो इन सेक्शंस के अंदर क्लासिफाइड किए गए हैं। और नॉन कंपाउंडेबल की अगर बात करें तो दे आर नॉट क्लासिफाइड अंडर द कोड, तो इस कोड के अंदर कहीं भी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस को क्लासिफाई नहीं किया गया है, और कंपाउंडेबल को क्लासिफाई किया गया है 359 और 320 के अंदर। एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर, जो कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं वो लेस सीरियस इन नेचर, उनकी जो प्रकृति है ना वो थोड़ी सी कम सीरियस होते हैं। जो कंपाउंडेबल ऑफेंस होगी जिनमें मतलब सिंपल सी बात जिनमें समझौता हो रहा है वो कम सीरियस ही होंगे। वहीं अगर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस की बात करें ना, दे आर मोर सीरियस इन नेचर, तो ये जो है ना ये ज्यादा सीरियस नेचर के होते हैं, तभी कंपाउंड नहीं हो पा रहा है। जैसे किसी का रेप कर दिया, मर्डर कर दिया, क्योंकि ये डायरेक्ट ना सोसाइटी पे इंपैक्ट डालते हैं, तो इनमें अगर आप कंपाउंड करेंगे तो फिर कैसे बनेगा। इनकी जो ग्रेविटी है, इनका जो नेचर है वो मोर सीरियस होता है, जबकि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो है वो लेस सीरियस इन नेचर होते हैं। दूसरा अंतर तो आपको देखने को ये मिल गया। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है, दे मोस्टली अफेक्ट प्राइवेट पर्संस। तो जो हमारे कंपाउंडेबल ऑफेंस हैं वो ज्यादातर जो अफेक्ट करते हैं वो प्राइवेट पर्संस को करते हैं, और वहीं अगर हम नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस की बात करें तो दे अफेक्ट विक्टिम्स एज वेल एज द सोसाइटी लार्ज। जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है वो क्या है, सोसाइटी को इफेक्ट करते हैं एक बहुत बड़े लेवल पे। एक अंतर ये हो कि ये क्या होते हैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल को टारगेट करते हैं, जबकि एक सोसाइटी के अगेंस्ट एक मैसेज आता है बहुत बड़ा, यहाँ एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट मैसेज आता है। एक अंतर आपको ये देखने को मिलता है। चौथा, फोर्थ वन, दे कैन बी कंप्रोमाइज बाय विक्टिम एंड द ऑफेंडर विदाउट द कोर्ट परमिशन। दे कैन बी कंपाउंडेड, ये कंपाउंड किए जा सकते हैं विक्टिम और ऑफेंडर के द्वारा विदाउट द कोर्ट परमिशन। सेक्शन 359 और 320 का 1, 359 1 किसका हो गया, बीएनएसएस का, मैंने ग्रीन से लिखा है आप समझ जाना। तो ये कोर्ट की परमिशन के बिना हो सकते हैं, और कोर्ट की परमिशन के साथ जो होंगे वो 359 2 और 322 में जो दिए गए हैं वो। तो ये कोर्ट की परमिशन और बगैर परमिशन के ये कंपाउंड किए जा सकते हैं विक्टिम और ऑफेंडर के द्वारा। जबकि अगर नॉन कंपाउंडेबल की बात करें तो दे कैन नॉट बी कंप्रोमाइज बाय द विक्टिम एंड ऑफेंडर इन एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी स्थिति में। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या है मैंने बताया, जो कंपाउंडेबल नहीं। और कंपाउंडेबल क्या है, जो टेबल 1 और 2 में दिए हैं 320 के। तो इसके अलावा जो बचता है वो नॉन कंपाउंडेबल। तो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस जो है मतलब उन सेक्शंस को छोड़ दें जो टेबल में लिखी हुई है 1 और 2 में, उसके अलावा जो सेक्शंस है वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं। सिंपल सा समझो। तो इन सेक्शंस के अंदर आप कंपाउंडेबल
किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते। मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन चीज अलग है, आप उसको इससे मत मिलाना। लोग कई बार उसको भी इसी में जोड़ लेते हैं कि वो इसी में हो जाता है। तो मैं बता दूं आपको, बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। और इस पर कई जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने तक बोला हुआ कि क्वेश्चन और कंपाउंडिंग समन दोनों चीजें अलग है। और समनी जो सम्मन वाली जो पावर है वो हाईकोर्ट को दी नहीं गई है। कुछ एक सर्कमस्टांसेस है जिनमें बात अलग है कि हाईकोर्ट के पास वो पावर पहुंच जाती है, पर देखा जाए तो हाईकोर्ट को पावर नहीं है कंपाउंड कराने की, क्वेश्चन कराने की है। तो इस चीज को आप याद रखना। तो एक तो अंतर जो मोस्ट इंपोर्टेंट था वो ये था कि किसी भी स्थिति में, ऐसी भी सर्कमस्टांसेस हो, ये कंपाउंड नहीं हो सकते। लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट, upon compromise the offender is acquitted without any trial, सेक्शन 359(8) और 328। 328 किसका हो गया सबसेक्शन, 320 सबसेक्शन 8 किसका हो गया सीआरपीसी, और ये हो गया बीएनएसएस। तो जब कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो ऑफेंडर की स्थिति क्या होगी, वो एक्वाइट होगा। यहाँ से ये भी आपको जवाब मिल रहा है, पर मैं नहीं कहता इससे जवाब मिले, क्योंकि ये सारी चीजें अभी मैं पूरी एक जो सेक्शन है 320 और जो बीएनएसएस में 359 जो हो गई है, उस पूरी सेक्शन को मैं पढ़ाऊंगा आपको। अभी जो आपके मेंस के रिगार्डिंग, प्री के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं साथ साथ बताते चल रहा हूँ। अपॉन कंप्रोमाइज द ऑफेंडर इज एक्वाइटेड विदाउट एनी ट्रायल। तो कोई भी ट्रायल नहीं हो चलाया जाएगा इसमें, और उस जो एक्यूज्ड है, जो ऑफेंडर है, उसको क्या कर दिया जाएगा, बरी कर दिया जाएगा। और ऐसा कहाँ लिखा है, तो 359 के सबसेक्शन 8 के अंदर ऐसा लिखा है बीएनएसएस की। और सीआरपीसी की बात करें तो 320 सबसेक्शन 8 के अंदर ऐसा लिखा है। वही बात अगर हम नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में करें तो क्या अंतर आता है, फुल ट्रायल इज हेल्ड विच एंड आइदर इन क्वाइटल और कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंडर ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा ट्रायल चलेगा। और ट्रायल कब तक चलेगा, जब तक ऐसा निर्धारित नहीं हो जा सकता, जब तक ऐसा निर्धारित ना कर दिया जाए कि व्यक्ति को सजा हो गई है या ये बरी कर दिया गया उन एविडेंसेस के आधार पर, जो एविडेंस आए उनके आधार पर, जब तक ऐसा डिसाइड ना कर दिया गया हो कि इसको सजा हुई है या इसको बरी कर दिया गया, तब तक आप नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस से नहीं बच सकते। एक अंतर ये था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो 5 अंतर मैंने आपको बताए, ये आप लिख के आ जाइए आराम से। और कंपाउंडेबल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी, आप अगर लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो। देखते हैं और क्वेश्चंस। अब मैं आपको जो वियर एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन है एक्चुअल वो पढ़ाऊंगा एक एक सेक्शन वाइज, और उसके रिगार्डिंग जो जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताई थी कि सेशन कोर्ट को क्या पावर है, एक जीएमएफसी को क्या पावर है, एप्लीकेशन कौन सी कोर्ट के अंदर लगेगी, उन सब तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब मैं अब आपको देने वाला हूं। तो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, कौन से अपराधों का समन होगा, समनीय अपराध कौन से होंगे, तो इसको जो बताया गया है वो 359 VNSS और 320 CRPC। The offenses punishable under the section of the भारतीय न्याय संहिता 2023। और अगर बात सीआरपीसी की करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुराने लॉ की बात करें तो सॉरी आईपीसी हो जाएगा। स्पेसिफाई इन द फर्स्ट 2 कॉलम ऑफ द टेबल नेक्स्ट फॉलोइंग मे बी कंपाउंडेड बाय द पर्सन मेंशन इन द 3rd कॉलम। तो ये यही कह रहे हैं कि जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, और पहले की बात करें तो आईपीसी के कॉलम जो दिए गए हैं, टेबल फर्स्ट का जो कॉलम दिया गया है, उसके फर्स्ट 2 कॉलम में जो ऑफेंसेस दिए गए हैं वो कंपाउंडेड होंगे। कैसे होंगे, उस पर्सन के द्वारा जो 3rd कॉलम के अंदर जिसे मेंशन करा गया। अब इसको हम यहाँ आपको एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। अगर आईपीसी की बात करें तो 411 क्या बात करता है, ये डिसऑनेस्टली रिसीव स्टॉलन प्रॉपर्टी नोइंग इट टू बी स्टॉलन। कोई बेईमानी की नियत से कोई प्रॉपर्टी को रिसीव करता है अपने पास या कैप्ट करता है, ठीक है, नोइंग इट टू बी स्टॉलन, और ऐसा जानते हुए करता है कि ये चोरी की है। सिंपल सा बता दूं मैं कि कोई व्यक्ति है वो चोरी के सामान में डील करता है और उसको ऐसा पता है कि सामान या तो चोरी का है या उसको ऐसा भरोसा है कि ये चोरी करके ही लाया गया होगा। तो 411 ये बताती है, ठीक है। अगर बात करें बीएनएस की, भारतीय न्याय संहिता में, तो सेक्शन 317 सब सेक्शन 2 हो जाती है। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझ रहे हैं। इसी तरह से कॉलम 3 दिए गए, ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, और ये टेबल 1 है, ठीक है। तो अभी हम टेबल 1 पढ़ रहे हैं।
तो 411 जो है उसमें ये लिखा है कि ये इन्होंने जो बताया कि जो थर्ड कॉलम है उसके जरिए ये कंपाउंडेड हो सकती है। तो थर्ड कॉलम में लिखा है दी ओनर ऑफ दी प्रॉपर्टी स्टॉलन, यानी कौन कंपाउंड कर सकता है उस प्रॉपर्टी, जिस मान लो जो इसमें क्या है, जो सामान ही तो चोरी हुआ है कोई ना कोई, रिसीविंग स्टॉलन प्रॉपर्टी, कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी जो स्टॉलन की गई थी, ठीक है। तो जो जिसकी वो प्रॉपर्टी स्टॉलन हुई है, वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, कार हो, बाइक हो, फोन हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर जो भी है, तो जिसका जो प्रॉपर्टी चोरी हुई थी उसका जो ओनर है वो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाएगा दोनों ही केस में, चाहे वो टेबल 1 का हो चाहे टेबल 2 का, चाहे उसमें कोर्ट की परमिशन लेनी रिक्वायर हो, चाहे कोर्ट विदाउट कोर्ट की परमिशन हो, चाहे विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, दोनों ही केस में एप्लीकेशन कौन लगाएगा कोर्ट के अंदर, तो वो ओनर लगाएगा उस प्रॉपर्टी का जिसकी चोरी हुई है। एक केस के संदर्भ में मैं आपको समझा रहा हूं, ऐसे ही जितने भी टेबल 1 के अंदर ऑफेंसेस लिखे होंगे उनके आगे लिखा है कि टेबल कॉलम नंबर 3 के अंदर कि कौन उसमें करेगा, तो वही एप्लीकेशन भी लगाएगा। तो ये जवाब आपको मेरे ख्याल से और अच्छे से समझ आ रहे होंगे। मैं आपको चलो और थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि इजी करके समझा दूं। मान के चलो एक व्यक्ति ये है, ठीक है, एक व्यक्ति ये है, अब ये जो भाई साहब हैं, ये भाई साहब है, इनका फोन चोरी हो गया, ठीक है, फोन चोरी हो गया इनका, ठीक है। अब ये भाई साहब जो है इन्होंने चोरी किया है, तो ये क्या हो गए इसमें अक्यूज्ड, और ये क्या हो गए कंप्लेनेंट या विक्टिम, ठीक है। इन्होंने शिकायत करी, कोर्ट के अंदर मामला गया। अब ये क्या एप्लीकेशन लगा सकते हैं कोर्ट के अंदर? नहीं। तो एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर कौन लगाएगा? दोनों शरीर में, चाहे वो ऑफेंस में परमिशन लेनी हो या ना लेनी हो। पर ये 411 में क्या है, परमिशन नहीं चाहिए कोर्ट की, क्योंकि टेबल 1 का ऑफेंस है। तो इसमें ये कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाएंगे और ये ऑफेंस कंपाउंड हो जाएगा और इसको क्या कर दिया जाएगा, क्वाइटल कर दिया जाएगा, जैसा कि उसमें लिखा है जो 320(8) है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तो ये क्वाइटल कर दिया जाएगा बगैर किसी ट्रायल को चलाए। तो आई होप अब तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये तो एप्लीकेशन नहीं लगा सकता किसी भी सिनेरियो। प्रैक्टिकली कोर्ट के अंदर क्या होता है, ये जनरली जो ये विक्टिम है ऐसे परेशान होता है चोरी, अब इसको फिर जज साहब ये भी बोले कि आप एप्लीकेशन लगाओ, कई बार बोल भी देते हैं, तो ये जनरली क्या, इनकी स्टेटमेंट करा ली जाती है कोर्ट के अंदर ही बस, और उस स्टेटमेंट के बिहाफ पे ऑफेंस कंपाउंड करा दिया जाता है। तो ये तो होगी टेबल 1 की बात। अब ये हम समझ लेते हैं टेबल जो 2 दी गई है इसके अंदर। The offense punishable under the section of भारतीय न्याय संहिता 2023 specified in the first 2 column of table next following में with the permission of court। तो इस टेबल 2 के लिए जो ऑफेंसेस इसके अंदर दिए गए होंगे उसके लिए कोर्ट की परमिशन रिक्वायर है, इट मींस डिस्क्रिशन पावर। मैं आपको समझा दी कि परमिशन का मतलब क्या, वो मैं आपको बता दी। बिफोर विच एनी प्रोसिक्यूशन फॉर सच ऑफेंसेस पेंडिंग, इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज पहले नहीं आई थी। जो सबसेक्शन 1 320 सीआरपीसी की पढ़ी आपने या 359 बीएनएसएस की पढ़ी, उसके अंदर ये नहीं लिखा था कि कौन सा कोर्ट, बिफोर विच एनी प्रोसिक्यूशन फॉर सच ऑफेंसेस पेंडिंग। तो यहां से क्वेश्चन ये निकल के आया कि जहां पे कोर्ट की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्या वहां पे कोई ऐसा कोर्ट भी उस ऑफेंस को कंपाउंड कर सकता है जिसके अंदर वो ट्रायल या वो प्रोसिक्यूशन पेंडिंग ना हो। मैं आपके सामने एक ऐसी स्थिति पैदा करता हूं, जैसे कि इस तरह की स्थिति की बात कर रहा है कि जैसे आप एप्लीकेशन लग गई है और उसकी डेट दी कि इस तारीख को आना है, उस तारीख में वो जो जज साहब हैं वो छुट्टी पे हैं। अब आपका मैटर कहाँ लेके जाया जाएगा, लिंक जज साहब के पास ले आया जाएगा, जो भी उसके लिंक होंगे, ठीक है। अब लिंक में जाता है और वो जो जिसके लिए आपने जो एप्लीकेशन लगाई है वो मान के चलो 411 में लगाई है, जिसमें कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। तो क्या वो लिंक वाले जज साहब को इतनी पावर है कि उस ऑफेंस को कंपाउंड कर दें वो? तो मैं बताऊं यहाँ पे मेरा आंसर है यस, उनको पावर है। अब उसी सिनेरियो को याद रखो, मान के चलो कि ये 312 वाला जो ऑफेंस है, जो टेबल 2 का ऑफेंस है, जिसमें कोर्ट की परमिशन रिक्वायर है। अब इस वाले केस और इस वाले ऑफेंस में वो एप्लीकेशन लगाई है कोर्ट में और जज साहब छुट्टी में है, वो लिंक पे ले गए, तो क्या अब लिंक जज साहब उसको क्या कर सकते हैं? तो यहां पे मेरा आंसर है नो, क्योंकि यह कंडीशन दे दी विद द परमिशन ऑफ कोर्ट बिफोर विच एनी प्रोसिक्यूशन फॉर सच ऑफेंसेस पेंडिंग, मतलब जहां पे जो ये सच ऑफेंसेस की बात कही है, जो ऑफेंस जिसकी रिगार्डिंग आप कंपाउंडिंग एप्लीकेशन लगा रहे हो, जिसमें विद द परमिशन ऑफ कोर्ट है ये कंपाउंड होगा, तो ये वही जज साहब करेंगे जिनके यहाँ वो ऑफेंस चल रहा है, जो जिसके यहाँ वो प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है। जबकि पहले वाला जो 320 का सबसेक्शन 1 और 359 का सबसेक्शन 1
उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया था, तो वहां पे तो वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगी। वहां पे भी लिंक जज साहब की मर्जी है, चाहे तो बोल दे कर दे, नहीं तो बोल देंगे जी अपने कंसर्न कोर्ट से ही कराओ जो भी है। पर यहाँ पे तो जज साहब चाह कर भी नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ ने क्या कर दिया, बाउंड कर दिया। क्यों? क्योंकि ये थोड़े से सीरियस नेचर के हल्के से नीचे, जो पहले वाला जो टेबल है उसमें बहुत ही प्रिटी केस है, बहुत ज्यादा सोसाइटी को बहुत ज्यादा हार्म नहीं, पर ये थोड़े से इनमें फिर भी थोड़े बहुत ज्यादा सीरियस नेचर के तो नहीं है, पर हाँ बिल्कुल भी हल्के केस नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा कर दिया, इसमें एटलीस्ट कोर्ट की परमिशन होगी। अब कोर्ट की परमिशन है तो लिंक जस्ट आपको क्या पता क्या नहीं, तो उसके रिगार्डिंग बता दिया कि थोड़े से नेचर सीरियस है, तो वही जस्ट आप करें जिनकी ये ऑफेंस का ट्रायल चल रहा है, तो ज्यादा बेटर। अब कौन एप्लीकेशन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट लगाया, तो इसमें भी कौन कंपाउंडेंट की एप्लीकेशन लगाएगा, तो वही व्यक्ति लगाएगा जो कॉलम 3 में दिया गया है। कॉलम 1 और 2 के ऑफेंसेस के लिए कौन एप्लीकेशन लगाएगा, कॉलम 3 में। जो कॉलम 3 कौन सा, ये मैंने बिल्कुल समझा दिया, बाकी आप डायरेक्ट भी देख लो। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं, मान लो, ठीक है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। वही ले लेते हैं कि एक ये ए व्यक्ति है और एक ये बी व्यक्ति है। अब जो ए है ये विक्टिम है, वुमन है, और ये बी है, ये मान के चलो इसका हस्बैंड है, चलो हस्बैंड मान लेते हैं, और ये वाइफ है, ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, ये वुमन है ए, इसका क्या है, मिस गैरेज करा देते हैं इसका, जबरदस्ती ऑफेंस कर दिया, क्योंकि मैरिज गैर जबरदस्ती करना ऑफेंस है, इसके हस्बैंड करा देते, शायद उनको कुछ भी, आप मान लो इस तरह के लोग भी होते हैं कि मान के चलो पता चल गया हो कि बेटी हो रही है, तो जबरदस्ती इसके मैरिज करते हैं, ये मिसगैरेज करा देते हैं, कंप्लेंट कर देती है, 312 में इनकी कंप्लेंट हो जाती है आईपीसी में, और नए लॉ की बात करें तो 88 बीएनएस के अंदर हो गई, कॉजिंग मिसगैरेज, गर्भपात करा दिया जाता है। तो अब ये मान के चलो फिर चीजें समझाई जाती, चलो जो हुआ है, तो अब इस मामले में मान लो कंपाउंड करना, तो इसके लिए पहले तो आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, मतलब ये लेडी भी चाहे ना तो भी कंपाउंड नहीं कर सकती। द वुमेन टू हुम मिसगैरेज इज कॉज्ड, ठीक है, लिखा है कि जिसका गर्भपात कराया गया था वो लेडी है, वो एप्लीकेशन लगाएगी कोर्ट में, वही कंपाउंड करेगी। इनके पास तो कुछ भी राइट ही नहीं है, बी के पास, हस्बैंड के पास, पर यहाँ विद दी परमिशन लिखा है, तो ये भी मैडम परमिशन लेंगी पहले कोर्ट से। वो बात अलग है, हस्बैंड ने अभी एक बार कंप्लेंट कर दी ना, आप आ गए ना इधर, तो परमिशन लेंगी कोर्ट की, और ये कोर्ट की डिस्कशन है कि आपको अब वो कंपाउंड की परमिशन दे या ना दे। जनरली कोर्ट भी क्या चाहेगा कि इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, तो वो भी यही चाहता है कि कंपाउंड की परमिशन दे दी जाए, ऑनरेबल कोर्ट यही करता है हमेशा। पर अगर वो लॉ की बात करें, हम यहाँ लॉ को समझने बैठे, तो लॉ में बड़ा क्लियर है कि वो चाहे अगर वो देखे ग्रेविटी की ये चीजें सिर्फ नॉर्मल एक वो दिखाने के लिए चीजें की जा रही, तो वो नहीं देगा परमिशन, तो आप कर नहीं सकते उसमें समझौता, वो कंपाउंड नहीं होगा, वो ऑफेंस। बेशक वो कंपाउंडेबल की कैटेगरी में पड़ा हुआ है, पर विद द परमिशन ऑफ कोर्ट होगा, तो कोर्ट अगर चाहे परमिशन ना दे तो नहीं देगा, फिर ये मैडम भी कुछ नहीं कर सकती। पर वही जो मैंने पहली टेबल 1 का जो बना बताया था आपको, ऑफेंस 411 का और 317(2) का जो मैंने बताया था आईपीसी के संदर्भ में और उसके बीएनएस के संदर्भ में, उसमें जो लिखा था जो प्रॉपर्टी का ओनर है वो कर सकता है, तो वहां जज साहब की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां वो कर सकता है, और वहां जज साहब को कंपाउंड करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लॉ की ग्रेविटी? कोई शब्द अगर कहीं लिखा है और उसमें कुछ चेंज है, इट मीन्स उसके पीछे एक स्टोरी है। अदरवाइज हमारे लॉ मेकर्स बेवकूफ थोड़ा कहते हैं, क्यों लिखेंगे ये चीजें, क्यों चेंज कर रहे हैं, कहीं पे कुछ भी लिख रहे हैं, कहीं विद द परमिशन ऑफ कोर्ट लिख रहे हैं, कहीं लिखे विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट लिख रहे हैं, कहीं पे ये लिख रहे हैं बिफोर विच एनी प्रोसिक्यूशन फॉर सच ऑफेंस पेंडिंग, कहीं पे नहीं लिख रहे। तो वो कहीं नहीं कहीं बताना चाह रहे कि बिल्कुल जो बिल्कुल ही अगर लेसर नेचर के ऑफेंसेस हैं जिनमें कुछ है ही नहीं, तो उनके लिए बोले इतनी ज्यादा सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है। पर वो देख रहे हैं कि जहां थोड़ी सी भी ग्रेविटी है ना, तो वहां उन्होंने जज साहब को के लिए बाध्यता दे दी कि हाँ जज साहब ही देखेंगे, अब इसमें आप लोग नहीं करोगे कुछ भी। जहां लेशर है वहां बता दे कि हाँ आप लोग देख लो बैठ के, अगर आपको समझ में आता है कर लो, पर उसमें भी कोर्ट में एप्लीकेशन ही लगाओगे आप, और वहां जज साहब आपको अलाउ करेंगे, वहां जज साहब की डिस्कशन नहीं है। वहां आप एज अ मैटर ऑफ राइट मांग सकते हो कंपाउंडेबल के लिए, पर यहाँ एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मांग सकते कि सर आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपाउंडेबल ऑफेंस है। क्योंकि कंपाउंडेबल ऑफेंस तो है, पर स्टिल विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, और विद द परमिशन ऑफ कोर्ट का मतलब ही है कि डिस्कशन पावर। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया हो कि इस वाली सिचुएशन में एप्लीकेशन कौन मूव करेगा। तो मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझा ही दिया। तो इसी तरह की टेबल आपको देखने को मिलेंगी 320 सबसेक्शन 1 के अंदर जो टेबल 1 है, और 320 सबसेक्शन 2 सीआरपीसी के अंदर टेबल 2 है, वो ये है जो आपके सामने है अभी, मैंने आपको वो बता दी। और इसको सेम आप रिपीट करके देख लो 359 का 1 और 2 के अंदर सेम लिखा हुआ है,
320 1 और 2 था, वो 359 1 और 2 हो गया। बाकी इस सेक्शन के अंदर कोई चेंज देखने को नहीं है। जो चेंज होगा वो मैं ग्रीन ऑलरेडी आपको जो हटा है वो रेड से करूंगा, और जो चेंज होगा वो ग्रीन से कर देता हूँ मैं ऑलरेडी। तो आपको ये तो समझ में आई जाएगा, जैसे मैंने 312 जो थी वो 88 हो गई है, तो मैंने उसको ऑलरेडी ग्रीन से कर दिया। एक एग्जांपल, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं 320 और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन जो नए लॉ में बीएनएसएस के अंदर है 359 के सब सेक्शन 3 को हम देखते हैं। तो 3 में क्या दिया गया है? अब 3 में मैं आपके सामने क्वेश्चन पहले रखता हूं, फिर आपको जवाब दूंगा। मान के चलो कि जो 411 का एक हमने एग्जांपल लिया था उस टाइम पे, अब ये जो ऑफेंस है ये कंपाउंड हो गया। अब इस ऑफेंस के साथ ही मान लो कोई अबेटमेंट की कोई सेक्शन लगी हो, अटेम्प्ट टू कमिट की कोई सेक्शन, क्योंकि अबेटमेंट भी तो कर सकता है ऑफेंस के लिए कोई, तो अबेटमेंट की लगी हो या मान के चलो अटेम्प्ट की लगी हो, और हो सकता है वो जो अटेम्प्ट की सेक्शन है वो अटेम्प्ट अपने आप में एक ऑफेंस ही हो अलग, 411 के अलग कोई ऐसा ऑफेंस ही हो, तब सिचुएशन क्या होगी? या मान के चलो 34 आईपीसी लगी है, नई लॉ की 3 सबसेक्शन 5 लगी हो, या और इसको थोड़ा सा और आगे कर दें तो मैं आपको बताऊं जैसे कि 149 लगी हो आईपीसी की, या बीएनएस की आपकी जो 190 हो गई है 149 वो लगी हो, तब क्या होगा? तो क्या 411 कंपाउंड करने से ये सारी अपने आप कंपाउंड हो जाएंगी? क्या क्या निकलेगा, कैसे होगा ये कंपाउंड, कैसे होंगी? अबेटमेंट कंपाउंड कैसे होगा? अटेम्प्ट टू कमिट कंपाउंड कैसे होगा? कॉमन इंटेंशन कैसे होगा? तो इसके लिए लॉ में बड़ा क्लियर लिखा है कि वेयर द अक्यूज्ड इज लायबल अंडर सेक्शन सो एंड सो, भारतीय न्याय संहिता में भी कंपाउंडेड इन लाइक मैनर, तो ये उसी तरीके से कंपाउंड होंगी जैसे कि वो सेक्शन टेबल के अंदर दी गई है वो हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग ये भी कंपाउंड हो जाएंगी। कहने का मतलब ये कि अबेटमेंट और अटेम्प्ट भी अपने आप में कंपाउंड हो जाएंगे। पर हो कैसे जाएंगे? अगर ये जो अटेम्प्ट टू कमिट है अगर ये कंपाउंडेबल वहां लिखा हुआ है तो ही होगा, अदरवाइज तो नहीं होगी। अबेटमेंट ऑफ सच ऑफेंसेस अगर उस टेबल के अंदर मेंशन है तो होगा, ये यही कहना चाह रहा है कि ये उसी मैनर में कंपाउंड होंगी, इन लाइक मैनर जैसे वो हो रही है। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। अब 359 और सीआरपीसी की बात करें तो 320 की सबसेक्शन 4 की बात अगर हम करें तो अब एक ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ रही है, एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि आपको बता दिया कि टेबल 1 और टेबल 2 के अंदर कंपाउंड किया जा सकता है और कौन एप्लीकेशन लगाएगा, मैंने आपको ये भी बता दिया। ठीक है, अब सिचुएशन मान के चलो ऐसी है कि जो चोरी वाला जो केस था उसमें जिसको चोरी हुआ है या जिसके साथ ऑफेंस हुआ है, मान के चलो जिसकी पिटाई हुई है, ये तो वो मान के चलो बच्चा है, छोटा है, मतलब चाइल्ड है, या वो अनसाउंड माइंड है, या वो जो पुराने लॉ में लिखा था इडियट और अ लूनाटिक वर्ड यूज हुआ था। तो मैं आपको बता दूं इडियट को हटा दिया यहां से। इडियट मतलब ऐसे कह लो कि मंद बुद्धि। तो मुझे भी कई बार ये लगता था कि यार मंद बुद्धि तो कोई भी हो सकता है, तो ये ठीक नहीं है। लूनाटिक तो ठीक समझ में आता है, पर इडियट और करके लूनाटिक लिख दिया था, मतलब इडियट मतलब कोई मूर्ख भी होगा। जैसे कि जो मैंने बनाया हुआ ये इडियट है, और ये हमारे भाई साहब को पता ही है कौन है, अनसाउंड माइंड। तो कोई या तो बच्चा है या कोई इडियट है या कोई अनसाउंड माइंड है, इस तरह का कोई व्यक्ति है, और अगर वो कंपाउंड करना चाह रहा है तब कैसे होगा? तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? अगर सिचुएशन ये है कि अगर ये बच्चा नहीं होता या ये मूर्ख व्यक्ति नहीं होता या ये अनसाउंड माइंड नहीं होता तो वो कॉम्पिटेंट होता करने के लिए, पर वो चूंकि ये है इसलिए वो कॉम्पिटेंट नहीं। तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर कोर्ट के अंदर कौन एप्लीकेशन लगाएगा, कौन कंपाउंड करेगा उनके बिहाफ पे? तो 320 सबसेक्शन 4 इस बात का जवाब देती है, 359 का सबसेक्शन 4 बीएनएस इस बात की जवाब देती है कि कौन, एनी पर्सन कोई भी व्यक्ति कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन हिज बिहाफ, जो इस बिहाफ पे संविदा कर सकता हो
may with the permission of the court compound such offense। तो जो संविदा कांटेक्ट कर सके तो वो कर सकता है, पर एक कंडीशन लगा दी, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट होगा। मतलब ऐसा व्यक्ति जो इस बिहाफ पे कांटेक्ट कर सकता हो, उसके बिहाफ पर उसके गार्जियन हो सकते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, मैं आपको बता दूं। पर यहाँ भी ये बता दे कि ये चीज कोर्ट देखेगा। क्यों कोर्ट देखेगा? माइट भी उसकी बिहाफ पे फर्जीवाड़ा भी हो सकता है, तो इसलिए कोर्ट को डाला। लॉ मेकर्स की इंटेंशन कितनी क्लियर है। एक पागल व्यक्ति हो सकता है, उसके बिहाफ पे कोई और संविदा करके आ जाए, कॉम्पिटेंट बताए अपने आप को, तो देखने के लिए तो कोई चाहिए ना, तो ऐसे ही कोई आके तो खड़ा ना हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में विद द परमिशन ऑफ कोर्ट होगा। अब यहाँ क्वेश्चन एक और निकल के आता है, क्या टेबल 1 के ऑफेंसेस में भी परमिशन की आवश्यकता होगी? तो बिल्कुल होगी। यहाँ जो हम पहले आपको बताया था कि यहाँ पे नॉर्मल व्यक्ति है तो कोर्ट की परमिशन आपको नहीं लेनी है, पर जैसे ही वहां पे कोई चाइल्ड आ गया, कोई अनसाउंड माइंड आ गया, वहां पे आपको फिर विद द परमिशन ऑफ कोर्ट होगी, मींस जज की डिस्कशन आ गई। तो टेबल 1 में जो डिस्कशन नहीं थी, विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट वहां वर्ड लिखा था, पर इस सिनेरियो में, इस संदर्भ में वहां पर डिस्कशन पावर जैसा आपके पास आ गई। देखो लॉ कितना सुंदर तरीके से लिखा गया है। तो ये जो डिस्कशन पावर है दोनों केसेस के मामले में है। दूसरे वाला जो टेबल 2 का जो केसेस था उसमें तो ऑलरेडी जैसे आपको ऑलरेडी दी थी, विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट हो गई नहीं, वहां तो जैसा पहली चीजें देख रहे हैं सारी। पर जो फर्स्ट जो टेबल 1 का था उसमें नहीं देख रहे थे। पर अब उसमें भी अगर मान के चलो कोई बच्चा है, अदरवाइज तो वो कॉम्पिटेंट होता ही, अगर बच्चा नहीं होता तो कर ही ले, फिर तो कोई समस्या है ही नहीं। पर कोई बच्चा है, कोई इडियट है, लूनाटिक है, अनसाउंड माइंड है, इस तरह का कोई है, तो क्या सिचुएशन होगी? तो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट होगा। और वो व्यक्ति कर सकता है, कौन? कोई भी व्यक्ति जो कॉन्टेक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट हो उसके बिहाफ पर, और उसके बिहाफ पे कौन होंगे? उसके गार्जियन होंगे। आपको ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो मैंने जो रेड से लिखा है, ये अंडर द एज ऑफ 18 ईयर की जगह चाइल्ड लिख दिया गया है बीएनएस में। तो ठीक है, चाइल्ड की डेफिनेशन भी अगर हम बीएनएस में देखें तो नॉट बिलो दी नॉट दी अबव एज ऑफ 18 ईयर वहां लिखा है। जो 18 साल से नीचे का व्यक्ति हो उसे हम चाइल्ड मानेंगे। तो अंडर द एज ऑफ 18 ईयर यहाँ भी लिखा हुआ था, तो चाइल्ड आ गया, कोई इशू नहीं है। अच्छा है, डेफिनेशन का लिखने का जो डेफिनेशन जो दी जाती है उनका उद्देश्य यही होता है कि वो लॉ को छोटा बना देते हैं। अब चाइल्ड का मतलब क्या, वो चाइल्ड लिख दिया, आप समझ जाओ चाइल्ड का मतलब क्या है, जो 18 साल से कम है, बस। और ऑफ अनसाउंड माइंड, तो इडियट और लूनाटिक ये दोनों वर्ड को हटा के अनसाउंड माइंड लिख दिया है। इडियट तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों लिखा गया है, इसका मिसयूज बहुत ज्यादा होने के चांसेस थे। तो अनसाउंड माइंड लिख दिया गया है। अब देन ओके, तो कोई बच्चा हो या अनसाउंड माइंड हो, नए लॉ के अकॉर्डिंग अगर इन दोनों की सिचुएशन में, तो जो भी इनके बिहाफ पे कॉम्पिटेंट हो कॉन्टेक्ट करने के लिए, कोई भी व्यक्ति वो ऑफेंस कंपाउंड कर सकता है, पर विद द परमिशन ऑफ कोर्ट में। यहां डिस्कशन आ गया। ठीक है, एक चीज आपको ये याद रखनी, ये प्री के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। बहुत टफ लेवल का एग्जाम जो अगर मान के कोई हो तो वो यही कहेगा आपसे कि मान के चलो कि ऑफेंस जो है वो ये है, टेबल 1 का कोई ऑफेंस दे देगा, आप तो ये कहोगे यहाँ तो लिखा है विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, और वहां ये कहेगी क्या यहाँ पे जज साहब की डिस्कशन है, क्या वो रोक सकते हैं अगर बच्चा इस तरह का है? तो आपको फटाक से 4 के पास आना पड़ेगा, और बड़ा क्लियर लिखा हुआ है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। आप कहोगे नहीं जी भैया, अब यहाँ टेबल 1 का भी ऑफेंस है तब भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इस 320(4) के अंदर इन्होंने बताई नहीं कि टेबल 1 में क्या होगा, टेबल 2 में क्या होगा। अब जो दूसरी सिचुएशन हमारे पास, जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जो इंजर्ड है, विक्टिम है, कंप्लेनेंट है, जिसने सफर किया है, मान के चलो वो मर जाता है, डेथ होगी उसकी। अगर डेथ ना होती तो वो कॉम्पिटेंट था समझौता करने के लिए, कंपाउंड करने के लिए उस ऑफेंस को। अब वो ऑफेंस कैटेगरी आप समझ जाओ, 320 के 1 या 2 टेबल में दिए होगी, 359 के। तो अदरवाइज वो कॉम्पिटेंट होता। व्हेन द पर्सन हु वुड अदरवाइज बी कॉम्पिटेंट टू कंपाउंड एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इज डेड, अगर वो मर गया तो फिर क्या सिचुएशन होगी? क्वेश्चन आपके सामने ये है। तो उसका सॉल्यूशन जो है वो ये है, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज डिफाइंड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 ऑफ सच पर्सन मे विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट। तो यहां पे भी क्या आ गया? डिस्कशन आ गया, मतलब कोर्ट को बताना तो पड़ेगा, आपको कोर्ट की कंसेंट लेनी पड़ेगी, कोर्ट को बताना पड़ेगा। यहां परमिशन लेनी मतलब यहां तो आपको एप्लीकेशन ही लगानी पड़ेगी पहले, यहां सिर्फ बताना पड़ेगा कि ये आप
लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो आ जाए, कोर्ट को बता दें और कोर्ट से कंसेंट ले ले इस चीज की, विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट को बता दें कि इनकी डेथ हो गई है और इनके बिहाफ पे हम इसमें समझौता कर सकते हैं। तो परमिशन मतलब आपको एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी पहले उसके रिगार्डिंग, तब परमिशन मिलेगी। पहले वाले केस में जो मैंने बताई, वहाँ डिस्कशन पावर है जज की, यहाँ पे कंसेंट लेनी है आपको जज साहब को, मतलब इन्फॉर्म करना एक तरह से। डिस्कशन पावर तो यहाँ पे भी है जज साहब के पास, और कंसेंट का मतलब क्या, वो सिर्फ एक देखेंगे आपको, सिंपल सा, कि एक्चुअल आप उनकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो या नहीं। क्वेश्चन ये है कि अगर डेथ होगी तो इस केस में कौन, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन सा, जो सीपीसी के अंदर डिफाइन है, इस तरह का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो कॉम्पिटेंट होगा इस बिहाफ पे, जो व्यक्ति मरा उसके बिहाफ पे वो कंपाउंड कर सकेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट जो चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हेन द अक्यूज हैज बीन कमिटेड फॉर ट्रायल। अब देखो कितना टफ लिखने के लिए, कितनी छोटी सी लाइन है, व्हेन द अक्यूज हैज बीन कमिटेड फॉर ट्रायल। अब सिचुएशन ऐसी है कि कोई जो ऑफेंस है वो ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है ही नहीं, ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट है। मान लो टेबल 1 या टेबल 2 के अंदर कोई ऑफेंस है, और जो 320 के टेबल 1 या टेबल 2 के अंदर कोई ऑफेंस है और वो कंपाउंडेबल है, ठीक है, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट हो गया, विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट होगा। पर वो ऑफेंस ऐसा है जो ट्राइबल बाई सेशन है, ट्राइबल बाई एमएम नहीं, ट्राइबल बाई जेएमएफसी नहीं है, तो फिर क्या होगा। तो अब मैं आपको बता दूं कमिटेड क्या होता है, कमिटेड फॉर ट्रायल क्या होता है। मान के चलो कोई ऑफेंस है जो ट्राइबल बाई सेशन है, तो चार्जशीट कहाँ जाती है, जेएमएफसी के पास। आज की डेट में जो बता रहा हूँ, पहले के मामले में एमएम ले लो दिल्ली के मामले में, आज के मामले में जेएफसी ले लो, इनके यहाँ चार्जशीट जाएगी। अब ये देखेंगे कि भाई ये ऑफेंस है, इसमें से कोई एक भी ऑफेंस, अगर मान लो 3-4 ऑफेंस लगे हैं, एक सिंगल ही ऑफेंस लगा है, इनमें से अगर कोई सा भी ऑफेंस अगर ट्राइबल बाई सेशन है, तो ये जो हमारे जेएमएफसी साहब हैं ये क्या करेंगे, जो सेशन कोर्ट है, ये जो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट है उसको कमिट कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ कमिट कर देंगे। फिर ये डिस्ट्रिक्ट जज है, ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस करता है कोर्ट का, कि कौन सा केस किसको मार्क करना, तो ये अपने हिसाब से, ये इसके अंडर में बहुत सारे सेशन कोर्ट होते हैं, तो ये इनमें से किसी को भी मार्क कर देगा, तो इसी को कहते हैं कमिटेड फॉर ट्रायल। तो जेएमएफसी कमिटेड कर देंगे किसके लिए, डीजे के लिए, और डीजे यहाँ भेज देगा, तो इन्होंने कमिटेड कर दिया डीजे के पास, अब डीजे के पास से आ गया ये सेशन जज के पास। तो सिचुएशन ये कि ऐसी सिचुएशन में कंपाउंड कैसे होगा, यही क्वेश्चन आता है आपके लिए, क्या सेशन जज साहब भी ऑफेंस कंपाउंड करा सकते। तो एक सिचुएशन ये ऐसी होती है जहां पे सेशन जज साहब को पावर है कि जब वो ऑफेंस को कमिट क्या करा सकते हैं, कंपाउंड करा सकते हैं, अलाउ करेंगे वो उसको कंपाउंड के लिए। दूसरी सिचुएशन जो मैं आपको बताऊं वो ये है, इस वाली सिचुएशन में हाईकोर्ट नहीं आएगा, क्योंकि हाईकोर्ट को कभी भी कमिट नहीं होता ट्रायल के लिए केस, ट्रायल के लिए हमेशा सेशन को जाएगा, कमिट होगा, ठीक है, हाईकोर्ट नहीं। दूसरी सिचुएशन जो है वहां पे हाईकोर्ट आ सकता है। इस सिनेरियो में, इस संदर्भ में, इस परिप्रेक्ष्य में हाईकोर्ट को कंपाउंड की पावर मिल सकती है। वैसे हाईकोर्ट के लिए कहीं नहीं लिखा हुआ है कंपाउंड के लिए। When he has been convicted and an appeal is pending, अब ऐसी सिचुएशन है कि वो व्यक्ति है, उसे सजा मिल गई है। अब सजा कहां से मिल गई है, तो जेएमएफसी ने दी, तो इसकी अपील कहां जाएगी, सेशन में जाएगी। अब मान लो सेशन ने सजा दे दी तो इसकी अपील कहां जाएगी, हाईकोर्ट में जाएगी, ठीक है। अब मान लो हाईकोर्ट ने दे दी तो इसकी कहां जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, ये हायरार्की है। तो अब यहां इस सिचुएशन में ये व्यक्ति जहां भी होगा, अगर वो ऑफेंस कंपाउंडेबल है, तो विद द लीव ऑफ द कोर्ट टू विच ही इज कमिटेड, when he has been convicted and appeal is pending, no composition for the offense shall be allowed without the leave of the court to which he is committed, ठीक है। और as the case may be before which is the appeal is to be heard, तो अब यहां पे जो चीज बताई गई है तो वो वहां के अलावा नहीं होगा, कंपाउंड नहीं किया जाएगा जहां पे वो चल रहा है। तो मान लो कमिटेड के मामले में कहां पे था, ये सेशन जज साहब के पास था, तो यही जज साहब कंपाउंड करा सकते हैं, आप जेएमएफसी साहब नहीं करा सकते। अपील के मामले में मान लो कि जेएमएफसी से अपील मान लो सेशन पे आई, तो सेशन ही कराएगा, कोई और नहीं कराएगा। अपील के मामले में कन्विक्शन होगी और अपील में आया है, मान लो ये सेशन से कन्विक्शन हुई हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट ही कराएगा, आप सेशन नहीं कराएगा कंपाउंड। अब मान के चलो यहां आ गया है, तो कौन कराएगा, तो सुप्रीम कोर्ट कराएगा, ये भी नहीं कराएंगे, ये भी नहीं कराएंगे, कोई भी नहीं कराएगा।
तो ये यही कह रहे हैं कि जिसके पास है, इनका मतलब कहने का मतलब है कि विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट टू विच ही इज कमिटेड, जिस कोर्ट ने कमिटेड कर दिया जिसके लिए, जिसके पास है, कमिटेड हो गया, वो करेगा। और एज द केस में भी, और जैसा केस हो, वी बिफोर विच द अपील इज टू बी हियर्ड, जहां वो अपील सुनी जा रही है या तो वहां होगा, जैसा भी केस हो, या तो कमिटेड का है तो कमिटेड वाले के कोर्ट में होगा जहां कमिटेड करा गया है ट्रायल, या जहां अपील पेंडिंग है वहां किया जाएगा। तो मैंने दोनों सिचुएशन में आपको बता दिया। तो ये तो हो गई आपकी अपील के मामले में और जो कमिट कर रहे हैं उसके मामले में, कि किसको कितनी क्या पावर है, कहाँ कहाँ हो सकता है, वो चीज सारी मैंने आपको समझा दी। अब इसी का जो सबसेक्शन 6 है 320 और 359 का, इसको समझ लेते हैं। हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन एक्टिंग इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर ऑफ रिवीजन अंडर सेक्शन 442 ऑफ BNSS और 401 CRPC may allow any person to compound any offense which such offense is competent to compound under this section। अब एक सिचुएशन ये यहाँ पे भी है जहां पे सेशन और हाई कोर्ट को पावर मिलती है कंपाउंड कराने की, कि मान के चलो BNSS की जो सेक्शन 442 है जो रिवीजन की बात करता है, पावर ऑफ रिवीजन की बात करती है, और 401 CRPC की जो बात करती है पावर ऑफ रिवीजन की। तो जो CRPC 401 थी वो अब नए लॉ में 442 हो गई है, बाकी कोई चेंज नहीं है। अब मान के चलो कि रिवीजन के अंदर कोई सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, कंपाउंड कहां होगा, क्वेश्चन यहां भी उठेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो क्या होगा, तो भाई साहब ये कंपाउंड वहीं कराया जाएगा जहां पे ऐसी रिवीजन की पावर एक्सरसाइज कर रहा है वो कोर्ट। मान लो अगर सेशन कोर्ट अगर 442 और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन जो है 401 के अंतर्गत अगर पावर एक्सरसाइज कर रहा है रिवीजन की, तो सेशन कोर्ट में वो कंपाउंड हो जाएगा ऑफेंस, अगर वो टेबल 1 या 2 में गिरता है, क्योंकि कैटेगरी तो वही है कंपाउंड टेबल के लिए। और अगर हाई कोर्ट अगर एक्सरसाइज कर रहा है तो हाई कोर्ट में हो जाएगा। तो इन इस परिप्रेक्ष्य में हाई कोर्ट को पावर मिल जाती है क्या कराने की, कंपाउंड कराने की, अदरवाइज नहीं है। अदरवाइज उनके पास 482 है, अब FIR ही खत्म कर दो। और मैं आपको बता दूं ऑफेंस कंपाउंड भी तभी होगा जब चार्जशीट आ जाए कोर्ट के अंदर। उससे पहले आप विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट लेगा ना, बेशक बार समझौता कर लो पर कंपाउंड नहीं माना जाएगा। उसके बाद आप कोर्ट को इन्फॉर्मेशन दोगे, बताओगे अपने समझौता लेके कि हमारा समझौता हो गया है, तो कोर्ट वहां अगर टेबल 1 का ऑफेंस है तो उसकी डिस्कशन नहीं है, फिर तो वो करेगा ही करेगा। पर कौन सी सिचुएशन में नहीं करेगा, जहां वो देखेगा कि कोई चाइल्ड है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी डेथ हो गई है, या कोई अनसाउंड माइंडर उसके ब्याह पे कोई और कंप्रोमाइज कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उस वाली टेबल 1 के वाले ऑफेंस में भी जैसे आपको क्या आ जाएगी, डिस्कशन पावर। अदरवाइज नहीं है, अदरवाइज आप जाके बता दो और वो एक स्टेटमेंट वहीं लेके और उसको कंपाउंड करा के खत्म कर दो। इसमें मैंने बता दी रिवीजन के मामले में अगर पावर एक्सरसाइज कर रहा है, रिवीजन के मामले में पावर एक्सरसाइज कौन करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। तो क्या होगा, तो वो मैंने आपको बता दिया कि जिस भी कोर्ट के अंदर वो चीज चल रही है वो कोर्ट अलाउ करेगा। नेक्स्ट 7 हो गया जो 320 का, और हमारे जो BNS का प्रोविजन है 359 उसका, नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेड इफ द एक्यूज्ड इज बाय रीजन ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन। अब देखो क्वेश्चन एक और निकल के आए, लायबल आइदर टू इनहांस punishment of different kind of such offenses। तो अब ये बात हुई कि मान लो चलो टेबल 1 में है और वो कंपाउंडेबल भी है, या टेबल 2 में है वो कंपाउंडेबल भी है, क्या उन सारे ऑफेंस में कंपाउंड होगा ही होगा एक्यूज के लिए। तो यहाँ पे भाई साहब डिस्क्रिप्शन पावर दे दी एक तरह से कोर्ट को, और बता दिया कोर्ट को कि इस मामले में मान लो प्रीवियस कन्विक्शन हो रखी थी उसको पहले ऐसे केसेस के अंदर, और दोबारा से अगर आया और कंपाउंड की अगर एप्लीकेशन लग भी रही है, बेशक वो टेबल 1 के अंदर गिरता हो, जज साहब की डिस्कशन पावर यहाँ आ जाएगी, उसको कंपाउंड नहीं किया जाएगा, वो ऑफेंस कंपाउंड नहीं किया जाएगा, यहाँ रोक दिया गया, स्पेसिफिक रोका गया है, यहाँ तो बड़ा क्लियर पावर आ गई जज साहब की, वो होगा ही नहीं। मैं डिस्कशन क्या कहूँ, यहाँ जज साहब करेंगे ही नहीं। नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेड मतलब जज साहब भी बाउंड हो गए, वो भी चाहे तब भी नहीं कर सकते अगर वो बंदा प्रीवियस कन्विक्शन है, ऐसा कोई रीजन है। लाइबल अंडर दी इनहांस पनिशमेंट का भी उसे दी गई है। इनहांसमेंट का मतलब ही होगा कि प्रीवियस होगा तभी इनहांस होगी पनिशमेंट, अदरवाइज होगी क्यों। और टू बी पनिशमेंट ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ सच ऑफेंस, और या उसे किसी और इस तरह के ऑफेंस के लिए पनिशमेंट दी जा चुकी हो, किसी ऑफेंस में दी गई। मान जरूरी नहीं कि सिंपल मिलते जुलते ऑफेंस में पनिशमेंट दी गई हो तभी जज साहब नहीं करेंगे, किसी और में भी दे दी गई तो यार जज साहब भी बाउंड है, मतलब इसमें ऑफेंस में कंपाउंड होगा ही नहीं मैटर। एक तरह से नॉन कंपाउंडेबल की कैटेगरी में चला जाएगा, जबकि कंपाउंडेबल की कैटेगरी में होते हुए टेबल 1 और 2 में होते हुए भी है
नॉन कंपाउंडेबल की कैटेगरी में चला जाएगा। और यहाँ पे जज साहब के ऊपर क्या कर दी, बाध्यता कर दी। तो फर्स्ट टाइम जो सबसेक्शन 7 था 320 का, जिसमें जज साहब के ऊपर बाउंडेशन दिखाई थी कि जज साहब इन मामलों में कंपाउंड नहीं करेंगे, बेशक वो टेबल 1 टेबल 2 के अंदर गिरता, क्योंकि नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेड का मतलब ये कह रहा है कौन से ऑफेंस जो टेबल 1 या 2 में ले हैं वो नहीं होंगे। अदरवाइज तो जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है वो तो होने ही नहीं, उनकी तो बात ही नहीं हो रही है। जो हो सकते हैं उनमें भी अगर ऐसा कोई प्रीवियस कन्विक्शन है या ऐसे इनहांस पनिशमेंट दी जा चुकी हो या डिफरेंट टाइप के जो ऑफेंसेस कोई और हो उनमें अगर उसे पनिशमेंट दे दी गई हो, तो इस तरह के अपराधी के ऊपर कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। सिंपल लॉ मेकर्स का मतलब यही है बस। तो एक क्वेश्चन तो ये था जिसका मैंने आपको जवाब दे दिया। अब इसकी सबसेक्शन 8 पढ़ते हैं, यहां से भी क्वेश्चन निकल के आता है कि जो कंपाउंडेबल आप करोगे ऑफेंस को, कंपाउंडिंग ऑफेंस को करोगे, तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। मतलब कोई एक ऑफेंस कंपाउंड हो गया तो क्या माना जाएगा, उसे डिस्चार्ज माना जाएगा या एक्वाइटल माना जाएगा। अपने अंदर क्वेश्चन आना चाहिए, कन्विक्शन माना जाएगा, क्या माना जाएगा, एक्यूज की स्थिति क्या होगी। तो इस सबसेक्शन 8 में जो 320 सीआरपीसी की सबसेक्शन 8 है और नए लॉ की 359 की सबसेक्शन 8 जो है, उसमें ये बताया गया द कंपोजिशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल हैव द इफेक्ट ऑफ एन एक्वाइटल ऑफ द एक्यूज्ड। तो उसका जो इफेक्ट क्या होगा, एक्वाइटल होगा एक्यूज का, विद होम द ऑफेंस हैज बीन कंपाउंडेड, जिस ऑफेंस के लिए उसे कंपाउंड किया गया, उस ऑफेंस के अंदर उसका जो टाइटल होगा वो क्या होगा, एक्वाइटल होगा, वो इफेक्ट होगा। इस चीज वो उसके ऊपर का प्रभाव जो होगा वो क्या होगा, एक्वाइटल का, मतलब एक्यूज को टाइटल क्या मिलेगा, एक्वाइटल का। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो उसका जवाब ये है, अगर वो कंपाउंड हुआ है तो एक्यूज क्या है, एक्वाइटल है, ना कि डिस्चार्ज। क्वेश्चन कई बार डाल दे सकते हैं कि कंपाउंडिंग के बाद व्यक्ति एक्वाइटल कहलाता है या डिस्चार्ज कहलाता है, ऐसे क्वेश्चन निकल के आते हैं आपके साथ। लास्ट जो है ये सेक्शन है जो ये कहती है कि हाईकोर्ट को कंपाउंड करने की पावर नहीं है। कैसे, नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेड एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस संहिता, और कोई भी ऑफेंस कंपाउंड नहीं किया जाएगा जो इस संहिता में ना दिया हो। सॉरी, संहिता नहीं, दिस सेक्शन मींस 320 359 BENSS, नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेड एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस संहिता। इस संहिता के इस सेक्शन के अंतर्गत जो ऑफेंस दिए गए हैं उनके अलावा कोई भी ऑफेंस कंपाउंड नहीं होगा। और इसके अंदर जो ऑफेंस कंपाउंड करने की बात बताई गई है वो कौन से ऑफेंस बताए गए हैं वो आपको बता दी, जो टेबल 1 और 2 के अंदर है वही ऑफेंस कंपाउंड होंगे। और सिचुएशन है तो यहाँ पे इससे निकल के आता कि हाईकोर्ट के लिए दिया ही नहीं कंपाउंड का कोई ऑप्शन। हाँ, जो सिचुएशन है वो इसी के अंदर बताई कि इस सिचुएशन में हाईकोर्ट कंपाउंड कर सकता है। जो बता दी कि अगर मान लो रिवीजन की पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं या अपील के मामले में मान लो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पावर होनी चाहिए लॉजिकल, तो वो चीज बता दी। अदरवाइज तो इस सेक्शन के अलावा और कहीं भी कंपाउंडेबल का कोई ऑप्शन नहीं है। थैंक यू सो मच, ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल। इसकी अगर आपको पीपीटी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे क्यूआर कोड को स्कैन कर लें, और बाकी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मैं ऑलरेडी आपको टेलीग्राम की लिंक डाल के रखता हूं जिससे आपको पीडीएफ इजीली मिल जाए। थैंक यू सो मच।